नवोदया विद्यालय समिति, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म या फिर पॉपुलरली एनबीएस करके जाना जाता है, ये जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, ये जो हमेशा ऑल ओवर इंडिया में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट किया जाता है, जिसपे काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो एनबीएस का 2024 का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, उस ड्राइव के लिए जो नोटिफिकेशन है वो अब आ चुका है। काफ़ी सारे लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चल चुका होगा, या फिर काफ़ी सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है, या फिर आगे जाके चलने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मुझे सपोर्ट, या फिर उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो पता नहीं है इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो उनके लिए आप सोच करके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और शेयर करना तो बिल्कुल फ्री है, आपका एक शेयर से काफ़ी सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिस होने से बच जाएगा। तो आज की इस वीडियो पर हम यही बात करेंगे कि एनबीएस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 में करवाने जा रहा है, उसमें कितना कितना वैकेंसीज है, क्या क्या पोस्ट है, और कैसे उसको अप्लाई कहाँ पे करना है, वो सारा चीज़ को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटेरिएट, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पोस्ट देखने को मिल जाएगा, और एग्जैक्टली कितना वैकेंसी है वो भी हम आज इस वीडियो पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे फर्स्ट तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो जानना ज़रूरी है। हर चीज़ में इम्पोर्टेंट डेट्स जो बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट का जब हम बात करेगा, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आप शुरू हो चुका है, 22 मार्च 2024 को शुरू हो चुका है। उसके बाद इसका लास्ट डेट रहेगा आपका 30 अप्रैल 2024, यानी कि आपको 22 मार्च 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 के बीच में आप इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्ट लेने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म को भर सकता है। और फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन भरना होगा, या तो आप खुद से भर सकते हैं, या फिर आप किसी आपका सीनियर से, भैया दीदी से करवा सकते हैं, या फिर कोई भी नियर बाई साइबर पे जाके आप इसका फॉर्म को भरवा सकते हो। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो सारा चीज़ जो है कि अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, वो बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए 1500 फ़ी है, और बाकी जो अदर पोस्ट के लिए 1000 फ़ी है, और SC ST और फिजिकली हैंडीकेप पर्सन के लिए 500 करके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देखने को मिल जाएगा। और इसको जब फॉर्म भरते वक्त आपको फॉर्म पूरा कंप्लीट भरने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करना होगा, उसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकता है। तो आगे हम और भी इसका गहराई पे जाएगा, तो यहाँ पे हमें टोटल वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 1377 पोस्ट टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम पार्टिकुलर कोई भी पोस्ट का बात करेगा, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो फीमेल स्टाफ नर्स का यहाँ पे आपको टोटल 121 पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन नर्सिंग होना चाहिए, और आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलेगा। कोई भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री होना है, और 3 इयर्स ऑफ आपका एक्सपीरियंस होना है। फिर आपका मैक्सिमम एज लिमिट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नर्सिंग में आपको 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है। फिर आपका जो सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है। और आगे की बात करेगा, ऑडिट ऑफिसर में 12 वैकेंसी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका कॉमर्स से होना है, एज आपका 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का बात करेगा, तो यहाँ पे आपको 4 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए, और आपका जो ग्रेजुएशन लेवल में आपका इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। उसके बाद बाकी चीज़ अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि लीगल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैंडलिंग लीगल केसेस होना चाहिए, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपको 23 वैकेंसी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका 12 पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम आपका 12 पास होना चाहिए। फिर आपका टाइपिंग स्पीड वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकता है, कितना वर्ड, कितना मिनट में कितना वर्ड मार सकना है, वो सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आपको BE, BTech, BSc, BCA इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर IT किया होना चाहिए, जिसके लिए आपको एज आपका 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है। उसके बाद आपका कैटरिंग सुपरवाइज़र है। कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए आपको 78 पोस्ट
देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट इन कैटेगरी विद 10 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विस होना चाहिए। उसके बाद बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, और इसमें 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है एज। उसके बाद अगर आप जूनियर सेक्रेटेरिएट को देखेगा 21 वैकेंसी होगा। फिर यहाँ पे आपका 12 पास होना चाहिए, और आपका टाइपिंग स्पीड कितना होना है वो यहाँ पे मेंशन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNB कैडर के लिए आपको यहाँ पे 360 वैकेंसी देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट JNB कैडर और ये RO के लिए यहाँ पे आपको सेम क्वालिफिकेशन जो है कि मांगा गया है। उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 128 वैकेंसी है, और यहाँ पे आपको क्लास 10 पास होना चाहिए विद IT सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या प्लम्बिंग और 2 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद आगे जाके देखेगा लैब अटेंडेंट के लिए। लैब अटेंडेंट के लिए आपको 161 है, फिर यहाँ पे आपका मिनिमम 10 पास होना चाहिए आप। उसके बाद आपका 12 पास साइंस होने से भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेगा, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है। उसके बाद मेस हेल्पर के लिए आपको यहाँ पे 442 वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको क्लास 10 पास होना चाहिए और आपका 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 19 सीट देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको फिर यहाँ पे क्लास 10 पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके बाद आपका 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एज रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन वगैरह रख दिया जाता है, तो वो जो मतलब गवर्नमेंट का नॉर्म्स जो है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वही फॉलो करेगा। तो इन सारे पोस्ट को हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ को जानने से पहले हम एक छोटा सा एड ब्रेक लेते हैं। मैं आप सभी को एक छोटा सा एड ब्रेक लेके बताने वाला हूँ कैंसर के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि कैंसर काफ़ी खतरनाक बीमार है, और कैंसर के जब हम बात करेगा तो कैंसर एक कॉमन सा नाम है, और जिसके अंदर पे काफ़ी सारे कैंसर्स आता है, जैसे कि थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, लीवर, स्टोमक, पेनक्रीज, यूटेरस, ओवरीज, कॉलन एंड रेक्टम। तो काफ़ी सारे कैंसर फिर से हमें डिवाइडेड मतलब टाइप्स ऑफ कैंसर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत हाईलाइट करना चाहेगा आप सभी को कॉलन एंड रेक्टम कैंसर। तो कॉलन एंड रेक्टम कैंसर जो स्पेशली हम लोग का पेट में इंटेस्टाइन बोलता है, तो इंटेस्टाइन जो वहाँ पे हमें 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक जो लार्ज एंड एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जो यहाँ पे हमें जो हम लोग का जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन या फिर वहाँ पे ट्यूमर होने के कारण से जो कॉलन या फिर रेक्टम कैंसर जो है कि निकलता है, वो चीज़ जो होता है। तो ट्यूमर यानी कि हम लोग का इंटेस्टाइन का अंदर में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे गाउ वगैरह निकल जाता है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह होके, तो उससे जो आपका कॉलन एंड रेक्टम कैंसर जो है कि इवॉल्व होता है। तो इसका कुछ सिम्टम्स है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कॉलन या फिर रेक्टम कैंसर है या नहीं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे सिम्टम है जैसे कि एनीमिया हो गया। उसके बाद आप जब टॉयलेट करते हैं तो आपका टॉयलेट का शेप जो है कि चेंज हो रहा है, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो टॉयलेट जो जिस शेप में निकलता है वो जो ऐसे नहीं होकर कुछ अलग पेंसिल का शेप में निकल रहा है, ऐसे टाइप का कभी कभी हो सकता है। तो वो कुछ सिम्टम्स है जिसे आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद आपका जो अनइंटेंशनली मतलब आपका बिना कुछ रीज़न का आपका वेट लॉस होना, और आपको कॉन्स्टिपेशन होना, और आपका जो जैसे कि जब टॉयलेट करते हैं तो आपको टॉयलेट के साथ में ब्लीडिंग मतलब खून निकलना, ऐसे कुछ है। उसके बाद फिर आपको आपका पेट में कंसिस्टेंट मतलब पेन होना। तो ये कुछ सिम्टम है जिसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको कॉलन या रेक्टम का कोई इशू है या फिर वो कैंसर वाला का कुछ इशू है। उसको आप थोड़ा बहुत मीन्स कि उससे एज्यूमशन लगा सकते हैं। इनमें से कुछ भी इनमें से काफ़ी जो सिम्टम है वो आप में दिखने लग रहे हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं कि उसका सिम्टम्स कैसे कैसे रहता है, और उसके साथ आपके साथ जो हो रहा है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं स्कूल डेज का फ्रेंड है, तो वो मतलब अनफॉर्चुनेटली जो कॉलन कैंसर है उसका शिकार बन गया। उसके बाद वो कुछ उस बीमार को मतलब प्रैक्टिकली वो उसको मतलब फेस कर रहा है, और जो भी चीज़ उसके साथ हो रहा है उस चीज़ को वो जो प्रैक्टिकली जान रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कुछ भी बताने से भी उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे बेहतर वे पे बता पाएगा। जो इंसान थ्योरी जान के थ्योरी को बताता है वो अलग होता है, और जो इंसान
प्रैक्टिकली जान के प्रैक्टिकल चीज़ को आपको बताता है, उसका अलग ही लेवल होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पे आप जाइए और वहाँ पे आपको सर्च करना है ग्यूगी याबू ब्लॉग्स। वहाँ पे आपको एक यूट्यूब चैनल मिलेगा ग्यूगी याबू ब्लॉग्स करके, उस चैनल पे आप जाके ज़रूर से उसको सब्सक्राइब करें और उसके वीडियो को देखें। वहाँ पे वो कुछ कोलन कैंसर का पेशेंट है, तो वो आपको बेहतर तरीक़ा से इसके बारे में बता पाएगा। तो उसके ब्लॉग में वो जो कोलन कैंसर के बारे में बताता है, कोलन कैंसर में क्या क्या होता है, क्या साइड इफेक्ट, क्या करने से क्या होता है, वो सारा चीज़ जो, और उसका साथ क्या क्या रिएक्शन वगैरह हो रहा है, वो सारा चीज़ को आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक प्रकार की ये जो अवेयरनेस हो जाएगा अगर आप जल्दी से मतलब ये सारा चीज़ को मालूम होके रहने से। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ग्यूगी याबू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका वीडियो को देखें और ज़रूर से शेयर कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो हम फिर से पॉइंट पे आ जाते हैं, जो आपका NBS का रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को NTA की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा, तो आपको nbs.ntaonline.in सर्च करना है, या फिर इस वीडियो को आप मेरा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। उसके बाद फेसबुक पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लिंक नहीं मिलेगा, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करके ऐसे टाइप करके आप जो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर NBS का मतलब ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि नवोदया विद्यालय समिति का मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी अगर आप जाएगा तो आपको मिल जाएगा लिंक जो। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के तो यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक जो है कि दिया रहेगा। तो उस लिंक के थ्रू आप जाएगा तो ये पेज में आ जाएगा। तो ये पेज में आने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवोदया विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2024। उसके बाद फिर आपको यहाँ नीचे पे लेफ्ट साइड नीचे में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर करके ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे आप क्लिक करके फिर न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह करके फिर जो आपका NBS का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 को आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं।